बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1984 में मेरी पोस्टिंग थाना यजमान में हुई और डी कोर्स था मेरा। 82-83 में मैंने ट्रेनिंग की, 84 में मेरी वहाँ पोस्टिंग हो गई। राना मकबूल साहब मरहूम सेनेटर थे, अभी उस वक्त मेरे एसएसपी थे। और उसके बाद जी हमने अपना काम करना शुरू कर दिया। और वहाँ पोजीशन ये होती थी कि काम का बड़ा शौक था जी। दिन को मैंने सारा दिन बैठ के मुहर्रिर थाना के साथ नीचे ज़मीन पे बिठा देना। वो महार अब्दुर्रहमान सयाल साहब मेरे एसएचओ थे पहले, जिनका मैं कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ। उन्होंने मुझे मुहर्रिर के हवाले कर दिया और मुहर्रिर ने ज़मीन पे बिठा दिया। और उसके बाद तमाम रजिस्टर जितने थाने के होते थे उसमें इंदराज, पहले रोज़नामचे पे इंदराज, फिर FIR का इंदराज, फिर FIR के बाद रजिस्टर 9 के जो हिस्से हैं मुलजमान की उसमें इंदराज करना। फिर इसी तरह चालान कहाँ जा रहा है, रजिस्टर 16 कौन सा है, रजिस्टर 9 कौन सा है, उसके हिस्से कितने हैं, और फिर मुजारिया मौसूला 12 हो गया। ये सारे रजिस्टर जो हैं आपने उस पर हमने अपनी कलमी इंदराज करना होता था। और रात को मैं गश्त किया करता था। गाड़ियाँ होती नहीं थी नाज़रीन, और ये जो मोटरसाइकिल होते थे और मोटरसाइकिलों पे हमने गश्त पे निकलना। मैं एक कजला कांस्टेबल था, 2-3 और कांस्टेबल थे, और हमने जाके चौकों पे नाके लगाने, रात को 2-2, 3-3 बजे तक जागना। और यही कोशिश होनी कि यार इलाके में अमन रहे, वारदात ना हो, चोरी चकारी ना हो। डिफरेंट जगहों पे, सुनसान जगहों पे रात को नाके लगाना। एक रात इसी तरह नाका लगाया हुआ था हमने कोटवाला चौक में, तो एक ट्रक आया, ट्रक को रोका गया और मैं बैठा हुआ था एक साइड पे कुर्सी पे, वो होटल से उठा के तो ट्रक वाले ने जो नवाज़ कजला था कांस्टेबल, उसको कोई पैसे वैसे देने की कोशिश की। तो नवाज़ कजले ने पैसे नहीं लिए। पहले उसने कोई 50 रुपये, फिर 100, फिर 500 रुपये। उस वक्त 500 की बड़ी अहमियत होती थी, क्योंकि 630 रुपये मेरी तनख्वाह थी उस वक्त। मैं 82 की आपको बता रहा हूँ, और 84 की बात, 84 में भी मेरी तनख्वाह थोड़ी सी बड़ी थी। तो उसने कहा कि थोड़ी देर बाद आया, उसने कहा नहीं मैंने तो ट्रक चेक करना है, ट्रक चेक करना है। और नाजरीन वो ट्रक पे जब चढ़ा ऊपर, तो उसने देखा कि जी उसमें कोई 40 बैग्स थे, बड़ी इलायची, और उसमें कोई हिरन पड़े हुए थे साथ, और उसके बाद घी के टीन पड़े हुए थे। और इलायची निकाल के ले आया और मेरे पास आया और कहता है सर ये जो साहब हैं, ये कहते हैं जो ट्रक वाला है, ये तो जनाब ऊन है। तो सर ये ऊन तो नहीं है। तो मैंने कहा यार ये तो इलायची है, बड़ी इलायची है। तो उसने कहा जी एक बंदा भाग भी गया है, वो रेंजर्स हेडक्वार्टर्स की तरफ। अब नाजरीन ये कहानी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, अपने पहले व्लॉग्स में मैं कर चुका हूँ। तो उसमें हमने मोटरसाइकिल पीछे भगाया, वो आदमी हमने काबू कर लिया। और वो भट्ट साहब थे जी, किला गुजर सिंह के, नाम अब मुझे याद नहीं है उनका नाम क्या था। और उन्होंने मुझे ऑफ़र भी की उस वक्त 1 लाख रुपया, और कहा जी कि आप 1 लाख ले लें, और कुछ पैसे नकद थे और बाकी आपको मिल जाएंगे, और आप मुझे छोड़ दें, हमारे ट्रक को छोड़ दें। सर ये कौन सा काम है। और मैंने उसे गाली दी और उसे कहा कि तुम स्मगलर हो, तुम मेरे मुल्क को लूट रहे हो, और मेरे मुल्क की स्मगलिंग, मेरी मुल्क की सरहदों की हिफाजत वाली बात। वो हालांकि उसमें वो हमारे कुछ रेंजर्स के भाई भी इन्वॉल्व थे जी, वो बाद में हमें पता चला। तो वो गाली पे बट सब नाराज़ हो गया और उन्होंने कहा जी देखें जी आप मुझे गाली ना दें, मैं यहाँ से मंशियात भेजता हूँ इंडिया, यहाँ से मैं अफ्यून ले जाता हूँ। उन दिनों अफ्यून वगैरह होती थी, और ये हेरोइन का जो ट्रेंड अभी थोड़ा था, ज़्यादा नहीं था, शुरू हो चुकी थी। तो मैं यहाँ से अफ्यून ले जाता हूँ, चर्च ले जाता हूँ, मैं इंडिया को सप्लाई करता हूँ। वहाँ से सर मैं छोटी इलायची, बड़ी इलायची और ये चीज़ें लेके आता हूँ। शराब भी आती थी उन दिनों इंडिया से, वैसे ये एरिस्टोक्रेट वगैरह और डिप्लोमेट, इस टाइप की जो ब्रांड्स थे मुझे याद है। तो वो उसकी बड़ा माइंड किया स्मगलर साहब ने, और मैं भी थोड़ा सा ठंडा हो गया। मैंने कहा यार ये बात तो सही कर रहा है कि यहाँ से इंडिया वालों को ये अफ्यून दे रहा है और मंशात भेज रहा है, हो सकता है हेरोइन भी उसने भेजी हो। तो नाजरीन ये कहानी थी जी। खैर वो बंदे चलान हो गए और बाद में पता चला बरी हो गया, क्योंकि वो बहुत बड़ी ऊंचे लेवल पे वो सारे काम हो रहे थे जी। नाज़रीन इस कहानी सुनाने का मतलब आपको ये है कि मेरे हाथ एक वीडियो लगी है, और ये वीडियो है जी रऊफ़ क्लासरा साहब ने इंटरव्यू किया, सेनेटर थे उस वक्त के, जो अब निगरान वज़ीर आज़म हैं जी। हाँ आप सही कह रहे हैं कि वो कौन थे जी, और वो काकड़ साहब थे जी। और ये उनका आप इंटरव्यू सुन लें, इंटरव्यू आखिर तक देखिएगा, और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ।
अभी आपने बड़ा ये कमेटी में ये बलूचिस्तान के हवाले से बड़े अहम इश्यूज उठाए, स्पेशली ईरान के साथ जो तेल की स्मगलिंग है या बाकी आपने इश्यूज बताए कि ये इसके बगैर स्मगलिंग के बगैर ये सूबा बलूचिस्तान जो है चल नहीं सकता। तो अब अगेन मैं समझो गरीब लोग हैं, वहाँ पे आपकी रेगुलेटेड इकॉनमी उस तरह की नहीं है, जरा इस पे बताएंगे कि अभी जो इश्यूज आपने उठाए हैं सर, टेकअप किए हैं। बहुत शुक्रिया क्लास साहब। क्लास साहब देखें, हमारे यहाँ जो आर्गुमेंट जनरेट किया जाता था वो यही था कि जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज क्लास है, जो लोग अनस्किल्ड हैं, उनको इकोनॉमी का हिस्सा या आप एग्रीकल्चर लेबर में बनाते हैं या इंडस्ट्रियल लेबर क्लास में आते हैं तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं और अपनी अर्निंग भी उसी से करते हैं और माशरे का हिस्सा भी बनते हैं। चूंकि बलूचिस्तान में इन दोनों सेक्टर्स का फुकदान है, कमी है, तो लिहाजा जो बॉर्डर ट्रेड है, जिसको इन अदर वर्ड्स अगर खुल के कहा जाए जो स्मगलिंग गुड्स है, उसको रैशनलाइज किया जाए। अच्छा, अब उस रैशनैलिटी में जो सोसाइटी का वो तबका था जिसने लेट से 4 लाख में गाड़ी खरीद के 5 लाख रुपए में गाड़ी खरीद के वहां से तेल लाकर यहाँ बेचना था और उस पर प्रॉफिट कमाना था, उस प्रॉफिट में एक मैकेनिज्म ऐसा ऊपर से डिजाइन कर दिया गया है कि एक अनअनाउंस्ड या अनऑफिशियली टोकन सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया गया। अब उस टोकन सिस्टम को डिप्टी कमिश्नर इशू करता है और वो डिप्टी कमिश्नर उसके इफ्जाना वसूल करता है। तो ये क्या टोकन सिस्टम क्या है? आपने भी कमेटी में भी बात किया, आम आदमी समझना चाहेगा, व्हाट इज दिस टोकन सिस्टम सर? ये जो एक नॉन वर्बल एग्रीमेंट वहां पर है कि जो भी गाड़ी वहां से आएगी उसको चेक रखने के लिए कि इसको रेगुलराइज किया जाए, रेगुलराइजेशन के नाम पे डिप्टी कमिश्नर को ये इख्तियार दिया गया कि वो एक टोकन इशू करे हर गाड़ी को और वो गाड़ी वहां से तेल लेकर दूसरी तरफ आए और अपना प्रॉफिट कमाए। राइट। अब उस टोकन को बजायर तो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए जी, लेकिन इनफॉर्मली उसकी एक प्राइसिंग कर दी गई है टोकन और रिपोर्टेडली वो 50,000, 60,000, 70,000 रुपए तक एक गाड़ी का टोकन बिक रहा है। राइट। अब 8 से 10,000 गाड़ियां दिन की वहां से आ रही हैं। कैलकुलेशन मैथ्स में मैं कमजोर हूं, जो मेरे सुनने वाले वो खुद ही लगा लेंगे कि हाउ मच रेवेन्यू जनरेटेड। अब इसमें जो शख्स डिप्टी कमिश्नर लगाने का इख्तियार उसके पास है, उस पर भी सवालात उठते हैं। जाहिर है अगर मैं डिप्टी कमिश्नर लगाने का मुख्तार हूं और ये अरेंजमेंट मैंने अलाउ की हुई है, तो इस मॉडल में मेरा व्यू ये है कि ये 0.5% जो इलीट है, पॉलिटिकल इलीट है या दूसरी इलीट है, उनकी जेबों में जा रहा है और जो आम आदमी जिसके नाम पे ये अग्री करवाया गया था वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। वो तो सुबह से शाम तक की जो उसकी अर्निंग है, ब्रेड एंड उसका बटर है, वो उस हद तक कमा रहा है। लिहाजा जो जरूरत है वो इस चीज की है कि इसका मैकेनिज्म ऐसा डिजाइन किया जाए कि इसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो शिफ्ट हो आम आदमी की तरफ। आप ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे, पॉलिटिकल लॉर्ड्स हैं, जो मुझे समझ आया कि दे आर द बिग बेनिफिशरीज ऑफ दिस टोकन। ये ज़बान आम है, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता, मैं अवॉइड सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई एज सच एविडेंस नहीं मौजूद कि मैं कहूँ जी चीफ मिनिस्टर है, फलां साहब है, फलां साहब। लेकिन नाजरीन, आपने इंटरव्यू देखा। इस वक्त नाजरीन सूरत हाल ये है कि आपके जो चेयरमैन सेनेट है वो बलूचिस्तान के हैं, इस वक्त माशाल्लाह जो चीफ जस्टिस हैं वो बलूचिस्तान के हैं, इस वक्त जो वज़ीर दाखिला हैं वो बलूचिस्तान के हैं, इस वक्त वज़ीर आज़म जो है निगरान वो भी बलूचिस्तान के हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े 4 ओहदों पे इस वक्त जो हैं वो बलूचिस्तान के पास है। और काकड़ साहब ये फरमा रहे हैं कि जी बलूचिस्तान के लोग जो हैं, ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पसमानदगी है, वहाँ गुर्बत है, वहाँ ज़राअत नहीं है, वहाँ कोई और काम नहीं है। तो वो इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जहाँ कोई काम नहीं वहाँ स्मगलिंग करना जो है वो ठीक है। और नाजरीन, स्मगलिंग वो दीमक है जो हमारे मुल्क को खाया जा रही है। और इसमें वो बता रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर जो है वहाँ का, जो उसमें वो आप सुन चुके हैं कि डिप्टी कमिश्नर एक परमिट जारी करता है और उसके वो लेते हैं जी 50 से 70 हज़ार रुपये, और रोज़ाना की 8 से 10 हज़ार गाड़ियाँ पाकिस्तान आती है। यानी वहाँ अगर तेल का आप रेट देख लें तो 60, 70, 65, 70 रुपये पर लीटर है, और यहाँ आप रेट देख लें कितना प्रॉफिट मार्जिन है, और वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और आज तक ये स्मगलिंग हो रही है, ये नहीं हुआ कि स्मगलिंग बंद हो गई। और इसमें कौन कौन है वो नाम भी ले रहे हैं कि जी जो डिप्टी कमिश्नर को लगाएगा, अब डिप्टी कमिश्नर को कौन लगाएगा?
ज़ाहिर है वहाँ के चीफ मिनिस्टर लगाएंगे, और वहाँ के वो कह रहा है जी गवर्नर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर, ये केपी की वो बात मेरे ख्याल में नहीं कर रहे, सिर्फ बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। और बाकी जो बॉर्डर पे हैं वो ये काम हो रहा है, और अब भी हो रहा है। तेल तो समझ जो है, पेट्रोल डीजल अब भी आ रहा है, और ये मुनाफा बख्श कारोबार जो है, इसमें करोड़ों रुपए डेली की आमदन है, जिसका कोई हिसाब नहीं दे सकता। हमारे मुल्क में अब जाके जबकि निगरान गवर्नमेंट आई, आर्मी ने, ये मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्रेडिट दूंगा इसका कि उन्होंने सख्ती की, इन्होंने नहीं की। ये जो साहब बैठे हुए हैं हमारे, इन्होंने नहीं की, ये तो उसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि जी परमिट के पैसे नहीं होने चाहिए, मुफ्त होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी परमिट जो है 50,000 या 70,000 का नहीं, मुफ्त में अब तेल आए और ये भी हमें ना देने पड़े, और इसका रिलीफ आम आदमी को जाना चाहिए। तो सर आम आदमी को कहाँ मिल रहा है? पैसे तो ऊपर ही जा रहे हैं। ये जो टैंकर्स हैं गरीब लोगों के तो हो ही नहीं सकते, वो तो ड्राइवर हो सकते हैं या लोडर हो सकते हैं, वो बाकी तो नहीं हो सकते। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है। मेरे हाथ से वीडियो लगी, मैंने कहा आपको दिखा दूं कि ये हमारे मुल्क के साथ हो रहा है। खुलेआम स्मगलिंग हो रही है। डॉलर थोड़ा सा सस्ता हुआ था, रुपया 275 हुआ था, फिर 82, 83, 85 पे चला गया है। तो काम फिर शुरू है, कोई रोकने वाला नहीं। बलूचिस्तान में गाड़ियाँ आम चल रही होती हैं, बुलबुले कोयटा, बुलबुले चमन, पीछे उनकी नंबर प्लेट होती है, कौन पूछता है। लेकिन जो ही हम सिब्बी से इधर आते हैं तो फिर ये इलाके जो हैं, पंजाब है, सिंध है, इसमें फिर ज़ाहिर है स्मगलिंग का होता है। यही हार पिशावर बाड़ा का है। बाड़ा में सब कुछ चल रहा है। आप पिशावर से बाहर निकलें तो वहाँ कस्टम्स वाले मौजूद होते हैं, आपको पकड़ लेंगे, आपकी गाड़ियाँ भी पकड़ लेंगे, आपका सामान भी पकड़ लेंगे। दो आप बेशक लेके आ रहे हैं जी ये डिनर सेट, उनको काबू कर लेना है उन्होंने। कोई आपने एक टीवी ले लिया, उसको पकड़ लेना है, क्योंकि यार बड़ी जाती है। पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ख़ास तौर पे जो दूसरे एरियाज़ हैं, उसमें स्मगलिंग भी हो रही है। आटा भी जा रहा है, डॉलर भी जा रहा है, तेल भी आ रहा है, बाकी चीज़ें भी उसी तरह आ रही हैं। लेकिन अब मैंने जो दिखा दिया इसी पे कनात फरमाएं, क्योंकि यहाँ फिर मेरे भी हालात ख़राब हो जाने हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।